नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जींद के मैदान में कमल वालों ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। नई नवेली पार्टी जजपा उसके पत्ते खुलने भी बाकी हैं। हाथ वालों की हाई लेवल बैठक दिल्ली में होगी। चश्मा और हाथी वाले गठबंधन में भी चर्चा हो रही है कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाए। वहीं मांगेराम गुप्ता ने जींद की जंग में कूदने से इनकार कर दिया। साथ में यह भी कह दिया कि वो किसी के लिए भी वोट नहीं मांगेंगे, जिससे जींद की जंग अब धीरे धीरे रोचक होने लगी है। उधर बीजेपी ने जींद विधानसभा के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने की। दरअसल कृष्ण मिड्ढा इनेलो के पूर्व विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे हैं। हरिचंद मिड्ढा के स्वर्गवास होने के बाद जींद की ये सीट खाली हुई थी, लेकिन ठीक चुनाव से कुछ दिनों पहले कृष्ण मिड्ढा इनेलो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि कृष्ण मिड्ढा बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे। वहीं इनेलो की तरफ से अभय चौटाला ने कहा कि वो कल अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की रात 8 बजे बैठक होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहेंगे और किसे जींद के चुनाव में उतारा जाएगा, इस पर माथापच्ची चल रही है। चलिए, कृष्ण मिड्ढा से हमारे संवाददाता ने बात करी, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनते हैं। जींद में भाजपा की टिकट का अनाउंस हो गया। कृष्ण मिड्ढा को यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। कृष्ण मिड्ढा मेरे साथ है। मिड्ढा साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? जीत ही होगी। जो टिकट मिली है इसको जीत ही मानकर चलें। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक अच्छी जीत के साथ उतरेगी। जीत को लेकर कितने आश्वस्त और किसे टक्कर मानते हैं? जीत को लेकर आश्वस्त होने की बात है, क्योंकि पब्लिक का प्यार इतना ज्यादा है। जिनका प्यार मेरे पिताजी को लेकर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यार को देखकर लोग, मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे। ये देख कृष्ण मिड्ढा जो कि साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी जीत निश्चित है। पार्टी ने उन पर जो विश्वास दिया है उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। खबर फास्ट के लिए जींद से सत्यदेव शर्मा। और उधर मांगेराम गुप्ता, जिनसे मिलने खुद अभय चौटाला भी गए थे, मान मनव्वल हुआ कि नहीं हुआ ये तो नहीं पता चला, लेकिन इस बीच मांगेराम गुप्ता ने कुछ और ही खुलासा किया है, वो भी आप सुन लीजिए। मुझे नहीं पता कहाँ क्या बात चल रही है। मेरे पास मैसेज भी आए हैं, भाई दिल्ली आ जाओ, एक दो पार्टियों से। मैंने कहा मैं दिल्ली कब तक गया ही नहीं, अब क्या जाऊंगा। लास्ट दिन पे मैं दिल्ली क्यों जाऊं? मैं पहले जाता, टिकट लेनी होती मैं दिल्ली पहुंच जाता। जब मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं, ना टिकट लेनी, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा? मेरे यहाँ आओ, मेरे मुताबिक को मेरे को जचेगी तो मैं अपनी बात कर लूंगा, नहीं मुझे कोई जरूरत। तो चुनाव लड़ना ही नहीं तो वो दिल्ली क्यों जाएं, इस तरीके का संदेश उन्होंने दिया। लेकिन उनके बयान में एक और बात छुपी है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली क्यों जाऊं, अगर टिकट लेनी होगी तो मैं पहले ही चला जाता, अगर टिकट चाहिए होती। तो वो ये भी कह रहे हैं कि पहले यहाँ मेरे पास आओ और मुझे जचेगा तो ही मैं कुछ विचार करूंगा। यानी कि पूरे तरीके से इनकार भी उनका नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ और कयास लगाए जा रहे हैं। आखिरी दिन किस तरीके से बातें होंगी और कौन सी पार्टी किसी उम्मीदवार के रूप में मैदान पर उतारेगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भारत भूषण जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तरुण भंडारी हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, और INLD से संदीप गोयत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। और कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जेजेपी से अजय गुलिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको जैसे वो जुड़ते हैं उनका परिचय भी हम कराएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बात हो रही है, बात करें भारत भूषण जी, आपसे शुरुआत अगर हम करें तो कृष्ण मिड्ढा को आप मैदान में ले आए हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस आधार पर कैंडिडेट चुना गया? क्या पार्टी में पहले कोई उम्मीदवार नहीं था कि नए आए नेता को टिकट दिया गया है? देखिए अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 सालों को काम को देखते हुए जिस प्रकार से अभी नगर निगम के चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने 5 नगर निगम के चुनाव में भारी मतों से हमें विजयी करवाया है, तो सभी दलों में एक प्रकार से हताशा है और हड़बड़ाहट है कि आप कौन सा कैंडिडेट किस प्रकार से उतारें। तो स्वर्गीय मिड्ढा जी के देहांत के बाद अपना कृष्ण मिड्ढा जी भारतीय जनता पार्टी की रीत नीत और इस संकल्प को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने कैडर के लोग भी, मिड्ढा जी जैसे जो सज्जन अब जुड़े हैं पार्टी से, तो पार्टी के पास एक प्रकार से स्थिति थी कि बहुत सारे लोग प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक थे,
तो थोड़ा सा समय इसीलिए लगा कल तक का मंथन में कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके समाज में भी स्वीकार्यता हो, राजनीतिक दल के रूप में भी स्वीकार्यता हो, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत के आधारित राजनीति में विश्वास रखता हो। तो अंत में यही निर्णय लिया पार्टी ने कि श्री कृष्ण मिड्ढा जी को अपना जो है प्रत्याशी बनाया जाए। और ये किसी भारतीय जनता पार्टी जात पात के आधार पर तो काम करती नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में। नहीं, लेकिन आपको ये लगा कि भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव है वो कृष्ण मिड्ढा के साथ रहेगा, क्योंकि उनके पिता यहाँ से रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों में उनकी अच्छी पकड़ है, तो इसीलिए ये भावनात्मक रूप जो है उनके जाने के बाद वो कृष्ण मिड्ढा के साथ रहेगा, इसीलिए चयन किया गया। अरुण जी, क्या ये नहीं कहूंगा मैं इसमें ये जोड़ूंगा हाँ कि स्वर्गीय मिड्ढा जी ने 10 साल वहां पर वो विधायक रहे, लगभग 9 साल। तो पहले 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अनदेखी की, जींद की, तो मिड्ढा साहब उससे बहुत परेशान थे। उन्होंने प्रयास बहुत किए, लेकिन जींद का विकास कांग्रेस की अनदेखी के कारण कहें या भेदभाव की नीति के कारण जींद का विकास कतई नहीं हो पाया। नहीं, लेकिन जब तक वो थे तब भी कितना सरकार आई, जब तक वो थे तब भी कितना हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। जब से भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में प्रदेश की जनता ने चुना, तो सभी 90 के 90 विधानसभाओं में माननीय मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक सा बजट एलोकेट किया, एक से पैसों को देने का काम किया। और उससे कृष्ण मिड्ढा जी के समय पे इस कार्यकाल में 4 साल में मैं आपको फहरिस्त गिनाऊंगा, अनेक काम जो है वो वहाँ पर विकास के हुए हैं, जन कल्याण के हुए हैं। तो उस चीज को देखते हुए कृष्ण मिड्ढा जी के मन में भी ये आया स्वाभाविक रूप से कि अगर जींद की सेवा उन्हें निश्चित रूप से करनी है तो ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही समझ आता है कि कृष्ण मिड्ढा अगर पार्टी में नहीं आते तो फिर दूसरा चेहरा कौन होता, ये क्वेश्चन मार्क तो खुद पार्टी के अंदर ही था कि और किसे रखें सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, मैं इसका भी उत्तर देता हूँ। हाँ। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुरेंद्र बराड़ा जी को चुनाव लड़ाया था। हाँ। तो मात्र 2300 वोट से हम चुनाव हारे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिड्ढा जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई इस प्रकार का कैंडिडेट ही नहीं था। ये तो दूसरी बात तो ये हो गई कि भावनात्मक पहलू जो है वो ज्यादा काम करेगा, इसीलिए। और क्योंकि मिड्ढा साहब के जाने के बाद जितने भी उनकी मांगे थी जो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, उनको मान लेने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही थी कि वो चले गए, लेकिन उनकी है ना ये बात ठीक है। चलिए ठीक है, चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। अजय गुलिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से। गुलिया साहब, आपका भी स्वागत है। तरुण भंडारी, या आप कुछ इसमें कहना चाहते हैं, क्योंकि बात पिछली सरकार से जुड़ करके आ रही थी भारत भूषण जी के बयान में। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सबसे पहले कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, क्योंकि 5 नगर निगम के चुनाव हुए, 4 में इन्होंने बाहरी लोगों को, जो बाहरी पार्टियों के लोगों को कैंडिडेट बनाया। और आज भी इन्होंने अवसरवादिता इस ढंग से दिखाई कि दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके कैंडिडेट लेके आए, इनके पास अपना उम्मीदवार नहीं था और उस उम्मीदवार को आज ये तारीफ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कांग्रेस के समय में विकास नहीं हुआ, मिड्ढा जी को विकास नहीं करने दिया और इन 4.5 साल में विकास हुआ जिसका। ये टूटी हुई सड़कों को विकास कहते हैं, ये हर जगह पे कूड़े के ढेर लगे उसको विकास कहते हैं। आज जींद की जनता, जींद का युवा जो 2 लाख रोजगार इन्होंने प्रतिवर्ष देने की बात करी थी, उसमें अपना हिस्सा मांगेगा, पूछेगा इनसे कि वो हिस्सा हमारा कहाँ पे है। महिला सुरक्षा की बात करेगा, किसान अपनी फसल के मुआवजे की बात करेंगे, और जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको भत्ता देने की बात करी थी, वो इनसे पूछा जाएगा। आदर्श गांव इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, वो आदर्श गांव जींद में कौन सा बना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाएगा। ये आज मिड्ढा जी को अच्छा बता रहे हैं क्योंकि आज वो इनके उम्मीदवार हो गए। ये भी देखिए कितनी बड़ी अवसरवादिता है। और ये भारतीय जनता पार्टी अगर इतना ही विकास कराया होता तो ये अपने किसी कार्यकर्ता, जो आज फेसबुक पे लिख रहे हैं कि 32 साल मेरे काम में, जो इनके सैनी साहब हैं, जो इनके कार्यकर्ता, जो कैडर के लोग थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैडर बता रहे हैं, 32 साल आदमी ने, व्यक्ति ने काम किया, उसको इग्नोर करके 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करवा के आदमी को लेके आते हैं, उसको टिकट देते हैं। ये इनकी अवसरवादिता है। ठीक है, इसका भारत भूषण जी जवाब दे दीजिए इस बात का, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसका ये उत्तर देना चाहूंगा कि आज कृष्ण मिड्ढा जी हमारे उम्मीदवार बने हैं और इनके अभी तक 5 बजे अंतिम बैठक होनी थी, वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। तो ये जो धड़े हैं ये आपस में सिर्फ मुकम्मल होने वाली है।
उस चक्कर में अभी तक इनके पास छोड़ो आप, प्लीज तरुण जी, मैं निवेदन करूंगा। ठीक है, बारी बारी से तरुण जी, बारी बारी से एक बार उनको जवाब आपकी बात कर दे लेने उनको जवाब दे लेने देते हैं, उनको जवाब उनका आ जाने दीजिए। तरुण जी, उनका जवाब आ जाने दीजिए, जवाब आ जाने दीजिए। ये सवाल बनता, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो भी सवाल आपसे बनता है। हाँ, तो जो मैं प्रश्न कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे उम्मीदवार पर तो प्रश्न लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इनके तो कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ टवल की नौबत इसकी आ रही है या मुझे दो या दूसरे दो, लेकिन विश्वास किसी को एक दूसरे पे नहीं है कि एक गुट को टिकट मिला तो दूसरा गुट निश्चित रूप से हराने का काम करेगा। तरुण जी, नगर निगम के चुनाव में होकर के आया है। ठीक है, वो बात आ गई थी सामने। तरुण जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया। 32 साल में उसका भी उत्तर देता मुझे जवाब दीजिए। आप कैडर बेस्ड पार्टी बता रहे थे, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, ये मुझे लगता है कि इसका भी जवाब इस पूरी चर्चा से निकलेगा, इसका भी जवाब निकलेगा। ठीक है। संदीप गोयल, आप याद रखो जनता के साथ जो 154 वादे किए थे संदीप गोयल, 5 भी आप नहीं गिना पाओगे मंचों पे। अब क्या बाकी है पार्टी में और उम्मीदवार सामने क्यों नहीं आ रहा अभी तक, क्या कोई मिल नहीं पा रहा? देखिए अरुण जी, उम्मीदवार हमारी पार्टी में कोई एक डिस्कशन के तहत, एक रणनीति के तहत निर्धारित किए जाते हैं, चयन किए जाते हैं और उस पर पार्टी कार्य कर रही है। पार्टी में आम कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक की सभी राय मुशायरे के बाद कल 10:30 बजे हमारे पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। और रही बात अगर पार्टियों में उम्मीदवारों का टोटा है तो दूसरी पार्टियों में टोटा है। जिस प्रकार से कैडर बेस्ड पार्टी की बात वकालत करने वाले मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक ऐसे उम्मीदवार को लेना पड़ा जो कभी कैडर का रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी का। क्या इनका कैडर इतना नकारा हो गया कि इनके पास एक योग्य उम्मीदवार नहीं था? और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हालत है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं आज ऐसा हो रहा है कि इनकी गुट इतने बने हुए हैं, किसी एक नाम के ऊपर आ नहीं पा रहे। और जो नई पार्टी है जननायक जनता दल पार्टी, इसका तो कहना है इनको तो उम्मीदवार ढूंढने नहीं मिल रहा। ये घर घर जा रहे हैं लेकिन कोई इनकी टिकट लेने को मान ही नहीं रहा। ये आपके पास क्या है? यही तो सिचुएशन देखिए, एक ही पार्टी के दो हिस्से हुए। हमारी पार्टी के पास अरुण जी कैडर है, वो पूरे कार्यकर्ताओं की टीम है, नेता है, हमारे विधायक है, हम लोग वो बट तो गए ना, वो तो बंटवारा हो गया उसका। तो फैसला ले लेंगे हम पहले। देखिए अरुण जी, हमने कहा कि हम 9 तारीख को फैसला लेंगे। अगर हम 8-9 घंटे डिले होते हैं, जो लोग 3 तारीख को, कोई 8 तारीख को बोलने वाले, वो तो उम्मीदवार घोषित करने में उनको इतने दिनों की डिले होगी। हमने तो केवल एक चंद 8-9 घंटों की डिले अगर हो रही है, वो डिले पे तो मैं सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया को लेकर हम हमारे उम्मीदवार को, अच्छा चलिए इतना बता, चलिए ठीक है, वो डिले है, वो कोई बात नहीं, वो तो नॉमिनेशन से पहले आप कैंडिडेट सामने ले ही आएंगे। लेकिन ये बताइए कि बहुत सारे हैं, उनमें से चुनना मुश्किल हो पा रहा है कि या कोई भी नहीं है तो किसे बिठाएं, ये मुश्किल हो रहा है? दोनों में से क्या है? नहीं अरुण जी, ये एक प्रकार से ये एक गलत प्रोपेगेंडा है। हमारी पार्टी के पास हमारा एक पैनल तय हुआ है। इससे पहले मीडिया में चर्चाओं में आ चुके हैं 3-4 नाम, अखबारों में, मीडिया में कई प्रकार के नाम होते हैं और उनके ऊपर एक ऐसी रणनीति के आधार पर कि वो एक जिताऊ कैंडिडेट हो। इस प्रकार से ना हो कि कोई जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय जींद की जनता को अफसोस करना पड़े। जींद की जनता को ये लगे कि उनको ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देकर हरा कर वो जींद के विकास की आवाज बुलंद करे। विधानसभा के अंदर हम ऐसे उम्मीदवार की तलाश में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा बैठकें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट ही होना चाहिए, उसको ही सामने लेकर के आए। ठीक है, ये अच्छी बात है। हर कोई पार्टी यही सोचती है कि उसका कैंडिडेट जो है वो जिताऊ हो। हर तरीके के समीकरण देख करके वो सामने लाते हैं। फिर आप जींद की जनता के सामने क्या बात रखेंगे कि ये इस व्यक्ति को आप जितवाइए, वोट दीजिए? तो फिर जींद की जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि हम तो आपको जितवाते आ रहे हैं, लेकिन विकास तो ना कांग्रेस की सरकार में हुआ, चाहे 10 साल रही, और पिछले 4-4.5 साल में आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हो। तो ये सवाल तो बनेगा ना। अरुण जी, सवाल का उत्तर ये है, आप देखिए 2000 से लेकर 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में
जब जींद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि रही तो उस दौरान जींद के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए गए और वो रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्यों की ही बदौलत चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी के द्वारा नामित उम्मीदवार जींद में पिछले 2 चुनाव जीतता रहा है। अगर कांग्रेस ने 10 साल में विकास कार्य किए होते तो इनके उम्मीदवार की जमानत क्यों जब्त हुई पिछली बार? चलिए ठीक है, जींद के अंदर विकास कार्य ठीक है, तो लोगों ने, चलिए ठीक है, अजय गुलिया, मोहर तो सबसे बड़ी होती है। जनता ने अपने मोहर से 2 बार हमारे उम्मीदवार को जिताकर पूरे प्रदेश को बताया हुआ है कि अगर जींद में विकास कार्य हुए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में हुए हैं। हाँ, ठीक है अजय गुलिया, जो परिस्थिति बताई जा रही है कि आपको घर घर जाकर ढूंढना पड़ रहा है कोई आदमी, क्या ऐसा ही है क्या? देखिए अरुण भाई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं, सिर्फ इनके नेता भी बौखला गए हैं। ये जो सत्य की बात करते थे, 9 तारीख को शुभ बताते थे, तो क्या अशुभ डेट को अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे? ये इतने बड़े बड़े दावे किस लिए थे, जबकि 10 तारीख तक का समय था और सभी राजनीतिक। अब मैं आपके बीच में तो नहीं बोला, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं था ना संदीप गोयल जी, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं था। जब आप आएंगे संदीप, आपको भी बता रहा हूं कि आपने भी 8 तारीख का वादा बिल्कुल नहीं, कोई वादा इस प्रकार का नहीं किया। हमने उम्मीद जरूर जताई थी, कि 8 या 9 तारीख तक हम अपना कैंडिडेट, 9 तारीख को कि हम अपना कैंडिडेट घोषित कर देंगे। आपकी तरह कोई सत्य की बातें हम लोगों ने नहीं करी। चलिए ठीक है, छोड़िए, फलाना सत्य है फलाना झूठ है, वो ठीक है, सत्य तो झूठ ही निकला ना, अब सत्य तो झूठ ही निकला। अब क्या समस्या है, क्यों नहीं कैंडिडेट सामने आ पा रहा है, क्या बाकी रह गया? देखिए अरुण भाई, जन पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे लोग स्वयं आए और कि कोई अगर कोई कद्दावर नेता, कोई बुजुर्ग है जिनका हमारी पार्टी के नेता सम्मान करते हैं, अगर वो उनसे मिलने भी चले गए तो क्या, ये मैं पूछना चाहता हूं, किसी बुजुर्ग का, किसी कद्दावर नेता का सम्मान करना भी अगर ये गलत मानते हैं तो हरियाणा प्रदेश की और जींद की जनता इनसे उम्मीद क्या रखेगी? अब दूसरी बात अरुण भाई, दूसरी बात बता देता हूँ, बहुत ही जल्द, आज रात को भी हो सकता है, कल सुबह भी बहुत जल्दी हो सकता है, ऐसा कैंडिडेट जींद की जनता को देंगे कि जिसको जींद की जनता अपनी पलकों पर बैठाने का काम करेगी। और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, रिजल्ट, चुनाव तो 28 तारीख को होना है, रिजल्ट 31 तारीख को आना है, लेकिन मैं अभी आपके टीवी चैनल पे एक बात बता के जा रहा हूं कि अगर जब वो रिजल्ट आएगा ना 31 तारीख को और आप उस लिस्ट में कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार का नाम ढूंढेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लिस्ट उल्टी करनी पड़ेगी और जब सबसे नीचे जो नाम होंगे ना वो इनके होंगे, और ये तो है नहीं संदीप गोयल जी, मैं चर्चा में नहीं होगा तो कोई मेरा और साथी चर्चा में होगा, आप नहीं होगे तो कोई और प्रवक्ता होगा और ये चर्चा जरूर होगी, ये चर्चा जरूर होगी, नहीं जरूर करेंगे और अभी काम करेंगे। ना ये चर्चा भी जरूर होगी। और अजय भाई, हम तो पहले से ही बात कर, अभी से बात कर लेते हैं, ये तो 31 तारीख की, आपका चश्मा तो उतरा हुआ है। चलिए ठीक है, 31 तारीख को जब नतीजा आएगा तो आप दोनों जरूर रहेंगे। चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि आप वो लिस्ट देखोगे, ठीक है, वो लिस्ट भी आ जाएगी सामने, वो लिस्ट उल्टी करनी पड़ेगी, जो नीचे से नाम होंगे ना उनमें इनका नाम होगा। अरे जेजेपी कहाँ होगी उसमें? बिल्कुल शीर्ष पर, जनजन पार्टी कहाँ होगी उसमें? शीर्ष पर होगी। कैसे हो, कैंडिडेट तो है नहीं, कैंडिडेट कोई कानून से ऊपर अरुण भाई आप नहीं है, कानून से ऊपर तो हम भी नहीं है, कानून से ऊपर कोई। जब चुनाव आयोग ने 10 तारीख तक का समय दिया है, हर राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार है कि वो कल तक अपना कैंडिडेट फाइनल करके नॉमिनेशन फाइल करवा दे। ये तो प्रचार का ज्यादा समय मिलता ना, ये अधिकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भी है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब ये बयान मेरे तो है नहीं, ये सत्य है, सत्य है, ये बयान तो सत्य के हैं जो कि झूठ निकला। अजय एक बात तो ये भी है ना, अजय बोले एक बात तो ये भी, आप पहले ले, अगर ऐसे हैं लोग हैं तो पहले ले आते, प्रचार का ज्यादा समय मिल जाता है उसमें तो। अरुण भाई, वो तो पॉजिटिव होता ना। 2 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, एक राजनीतिक दल के अंदर कम्युनिकेशन चलता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, एक आदमी आदेश देता है और वो नीचे तक मान्य होता है, बस वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर इसके विपरीत है, हमारी पार्टी में कम्युनिकेशन चलता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड। सारे कार्यकर्ता मिलकर के अपने जिलाध्यक्षों को, नेताओं को, पार्टी के कोर कमेटी मेंबर्स को अपनी बात रखते हैं, उसके बाद कोई निर्णय होता है और जिसमें कार्यकर्ता का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो सारे मिलकर के चर्चा करते हैं। सब कोई, अगर कोई फलाना कैंडिडेट मुझे पसंद है या दूसरे कार्यकर्ता को कोई दूसरा कैंडिडेट पसंद है तो हम अपनी मांगे लेकर के, अपनी सिफारिशें लेकर के अपने नेता के पास, अपनी कोर कमेटी के पास जा सकते हैं और इस प्रकार की बहुत सारी
उम्मीद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एलएसपी से। स्वागत है उम्मीद जी आपका भी। क्या इस बार स्टैंड है जींद के उपचुनाव में पार्टी का, उम्मीद जी? छवि के पंडित विनोद जी को उतार दिया है। सबसे पहले हमने नॉमिनेशन किया है। एलएसपी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि जनता में आक्रोश है। जिस तरह की भेदभावपूर्ण राजनीति हरियाणा के अंदर रही, विशेषकर इनेलो और कांग्रेस की, और उसके बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस में फेल हुई, 3 बार हरियाणा को जलाया, उन सारी बातों को जनता के दिमाग में है। जनता मौका का इंतजार कर रही है और 31 तारीख को आप देखेंगे कि एलएसपी के उम्मीदवार एक लंबे मार्जिन के साथ विजयी होंगे। क्या, किस वजह से होंगे? मतलब देखिए, उसके 2-3 वजह हैं। मुख्य वजह या तो ये वजह हो कि बीजेपी के नेता हैं, इस वजह से वोट मिल जाएगी उनको। नहीं, ये कोई बात नहीं है। देखिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जाएंगे तो वो सांसद के नाते जाएंगे, निर्दलीय सांसद के नाते जाएंगे या बीजेपी के सांसद? मतलब वो क्लियर क्या जनता पूछे, क्योंकि सवाल बना हुआ है जनता के बीच में भी है। राजकुमार सैनी हाँ। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो के नाते जाएंगे। नहीं, सुप्रीमो तो कोई पोस्ट नहीं होती ना। सुप्रीमो क्या पोस्ट? संरक्षक पोस्ट होती है। सुप्रीमो कह लो, संरक्षक आप नहीं, वो तो कह देने भर से तो पोस्ट नहीं होती ना। पोस्ट तो आप जब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आप दूसरी पार्टी छोड़कर नहीं आ जाएंगे। मेरी बात सुने आप। वो पार्टी छोड़ने वाला विषय तो बहुत छोटा है। वो तो जब 8 महीने हुए थे लोकसभा के इलेक्शन को, तभी राजकुमार सैनी जी ने पार्टी को बाय बाय कह दिया। वो पार्टी के विचारधारा से अलग चलना मात्र ही एक पार्टी को छोड़ना होता है। ऐसा तो नहीं। मैं आपको वो हो सकता है किसी ऐसे संगठन में जो कहीं रजिस्टर्ड ही ना हो। ठीक है, आप एक रजिस्टर्ड एक राष्ट्रीय दल के साथ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक मेंबर पार्लियामेंट जनता के लिए आंसरेबल होता है और 5 साल के लिए जनता उसे इलेक्ट करती है। अगर जिस सिंबल पे उसने इलेक्शन लड़ा है वो उस विचारधारा का वो विरोध करता है तो वो प्रावधान है कि उसको विरोध करेगा और वो पार्टी चाहे तो उसे निकाल दे और वो वहां से उसको छोड़ के चले आए 8 महीने बाद ही। जब हरियाणा में भेदभाव और अत्याचार का दौर चल रहा था उस समय राजकुमार सैनी ने जनता की आवाज उठाई, लेकिन उस समय 90 एमएलए और 10 सांसद हरियाणा के अंदर थे जो चुप बैठे उस सब देख रहे थे जो अत्याचार जो दुराचार हरियाणा की जनता के साथ हुआ। तो उस चीज को लेके आज जनता ये बदला लेना चाहती है कि किस तरह 45 साल तक आपने भेदभाव की राजनीति हरियाणा के अंदर। जींद में ये समस्या तो आ रही होगी ना कि अब क्योंकि जनता बार बार यही सवाल पूछ रहे कि भाई किसे अब आ तो रहे हैं लेकिन क्या नई पार्टी है वो क्लियर अभी पता नहीं चल रहा। वो लगता है कि वो बीजेपी के जनता ने तो ये पार्टी बनवाई है। जनता ने ही ये पार्टी बनवाई है। जनता ने ये कहा है कि हरियाणा 35 साल से भेदभाव का शिकार रहा है। बात करते हैं 45 साल से भेदभाव का शिकार रहा है। एक ही तरह के लोग एक ही तरह के लोग की बात करते हैं लगता है। देखिए नहीं, ये वो विषय नहीं है। विषय यहाँ है कि हरियाणा में किस तरह की गवर्नेंस रही। पहली गवर्नमेंटों ने हरियाणा के अंदर भेदभावपूर्ण तरीके से लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, लोगों के साथ अत्याचार किए गए, लोगों का शोषण हुआ। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने इसीलिए वोट दिया था कि कहीं ये हमारा कुछ कल्याण करेगी, ये कहीं न्याय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस तरह की कमजोर सरकार प्रूव हुई कि जिसने हमें न्याय देना तो अलग, भारत के हरियाणा की जनता को उनके साथ अत्याचार और कराया और मूक दर्शक बैठी देखते रहे। जा रहा हूं भारत भूषण जी के पास। 2 चीजें। एक तो मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता ये बात कर रहे थे कि जींद के विकास। जब तक डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी का स्वर्गवास नहीं हुआ था ना तो कभी मुख्यमंत्री जी को जींद की याद आई ना कभी विधायक साहब की याद आई। जैसे ही स्वर्गवास हुआ उनको लगा कि यहाँ उपचुनाव होंगे, मुख्यमंत्री जी जींद पहुंच गए, घोषणाएं करने का काम उन्होंने वहां सर्व किया। किसी घोषणा पे काम शुरू हुआ हो तो मुझे बता दें। दूसरी बात, कोई नया अस्पताल जींद की दरा पर बनने शुरू हुआ हो, आधा कंप्लीट हो गया हो तो ये मुझे बताएं। ये बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जींद जिले को किसी दूसरे जिले से अगर जोड़ा गया हो, हाईवे 2 लेन के बजाय 4 लेन का कोई हुआ हो, ये मुझे बताने का काम करें। कोई जींद विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई स्कूल नया तो छोड़ दो, कोई अपग्रेड हुआ हो तो ये मुझे बताएं। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले लोग मुझे ये उनका मेडिकल कॉलेज कहाँ है, कितना बन चुका है, कितने विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं। क्योंकि 4.5 साल तो हो गए मेरे भाई, अब तो सरकार जाने वाली है। क्योंकि शायद आपको पता नहीं हो तो बता दूं, सरकार तो 5 साल के लिए चुनी जाती है। उस मेडिकल कॉलेज का नाम मेरे जींद भाजपा के प्रवक्ता बताने का काम करें। अभी एलएसपी के एक साथी बात कर रहे थे कि भाई सारे सांसद चुप थे। अरे कहाँ थे? दुष्यंत चौटाला थे कहाँ? मुझे बता दें आप। क्यों 2 शब्द उनके मुंह से निकले कि इंसानियत को क्यों जलाया जा रहा है, इंसानियत को क्यों मारा जा रहा है? उनकी तो अपोजिट पार्टी गवर्नेंस में थी बीजेपी,
और ब्लेम कांग्रेस पे था। आपको कौन भेड़िया खा रहा था, मुझे ये बताएं। दुष्यंत चौटाला को कौन सी शक्ति थी जो रोके हुए थी कि दो शब्द टीवी पे आके ये कह दें कि ये बहुत गलत काम हो रहा, हम जनता के साथ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जवाब दे बताएं उसका जवाब। जवाब दे देता हूँ। ये तो सिर्फ मेरे कहने की या पार्टी के या दुष्यंत जी के कहने की बात नहीं है कि एकमात्र 10 सांसदों में से एक सांसद ऐसा था जो अपनी जनता के बीच में था। एक सांसद ऐसा था जो अपनी जनता के बीच में कोई शब्द कहीं उनका बोला, किसी ने सुना, कोई चैनल में आया कहीं, किसी जनता को एड्रेस दिया आपने? आप बिना ब्रेक की गाड़ी लेके आए कि ब्रेक की? ब्रेक की बात नहीं है, ब्रेक लगाओ तो मेरी बात को परोसेंगे तो मेरी ड्यूटी है, मैं आपको अपडेट करूँ। एक सांसद जनता के बीच में था जिसने बार बार जाकर के अपील करने का काम किया, अपने क्षेत्र में घूमा और वहां इस प्रकार के कोई भी दंगे नहीं हुए। और दूसरी बात, रुक जाओ ना, रुक तो जाओ। दूसरी बात, ये जिस अपने सांसद की बात कर रहे हैं वो गोवा है, पता नहीं कहीं और भाग गए थे, हरियाणा में थे भी नहीं, कहीं दिखाई दिए हो तो बताओ। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, किसी और की रिपोर्ट नहीं, ये तो हरियाणा प्रदेश की सीआईडी की उनकी रिपोर्ट थी। और दुष्यंत जी को वहां जाने से भी मना किया था, लेकिन दुष्यंत जी ने ये कहा कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। और एक बात अरुण भाई, हर व्यक्ति अपने काम से अपनी छवि बनाता है। जिस प्रकार से दुष्यंत जी ने हिसार के अंदर काम करके दिखाया, काम भी आ जाए, वो काम करके दिखाया, वो जिनकी जनता को पता, वो जिनकी जनता को पता है और उसी के आधार पर जिनकी जनता वोट करने का काम करेगी। जी संदीप को संक्षिप्त मैं आ रहा हूँ, उमेर जी मैं आ रहा हूँ, उमेर जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, उमेर जी मैं आ रहा हूँ। बैठे दुष्यंत जी भी उसके भागीदार थे, भले उसके पिताजी वहाँ पे बैठे हैं उनके, लेकिन वो भी भागीदार हैं उसमें, ऐसा नहीं है। आप जनता के साथ, ठीक है उमेर जी आ रहे हैं, उनको जनता पहचान, ठीक बताए गए थे, जिसमें दुष्यंत भी हमारी पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर थे। आज अगर हमारी पार्टी की नीति को अपने पर्सनल क्रेडिट कर रहे हैं तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये बेनिफिट अपने आप गले में डालने बात है। हमारी पार्टी केवल हरियाणा के अंदर एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने सद्भावना सम्मेलन करके हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम करने की अपील की, सामाजिक सद्भावना बरकरार रखने की अपील की। हर लगभग जिला के हर हेडक्वार्टर पर हमने सम्मेलन किया। तो ठीक है ना, उस वक्त दुष्यंत चौटाला आपकी पार्टी में ही तो थे, वो आप उसको पार्टी का श्रेय ले लें। मैं गुलिया भाई को कह रहा हूँ कि आप उसको आप इंडियन नेशनल लोकदल की उपलब्धि क्यों नहीं गिनाते, उसको आप व्यक्तिगत गिनाते हो। वो ठीक है ना, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के एक ही व्यक्ति होंगे, आप तो थे नहीं। संदीप भाई तब आप पार्टी में थे नहीं, आपको ये बातें पता नहीं होंगी। मान लिया है गुलिया जी, आप पार्टी में नहीं थे तब, मेरे भाई कहीं दिखाई नहीं दिए आप। उस सद्भावना सम्मेलनों में कहीं संदीप गोयल जी आप कहीं दिखाई नहीं दिए थे, आप थे नहीं तब शायद। चलिए ठीक है, अगर ठीक है तो बंद कमरों में साजिश। चलिए ठीक है, ये मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है, ये मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है, मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। आपके आरोपों में आपने जनता के साथ भेदभाव किया नहीं किया। चलिए ठीक है भारत भूषण जी, योगदान नहीं रहा। भारत भूषण जी आप, हाँ चलिए ठीक है, बारी बारी से गुलिया जी के प्रश्नों की ओर आना चाहूंगा। हाँ जरूर। अजय गुलिया जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, आज से संदीप गोयल पहले तक तो ये कहा करते थे कि हमारे सुप्रीमो, ठीक है संदीप जी, ठीक है हमारा तो सारे के सारे निर्णय जनाब आ रहे हैं आपके पास। हाँ, ये तो मेरे प्रश्न नहीं थे मेरे भाई, मेरे भाई ये प्रश्न तो मेरे नहीं थे। गुलिया जी बीच में मत बोलिए, आप उम्मीद की वो टोक रहे हैं, कुछ बीच में बोल रहे। आप जो आज तक ओम प्रकाश चौटाला जी के गुणगान किया करते थे कि वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो है और अंतिम सारे निर्णय वही लिया करते हैं, और उन्हीं अभय सिंह चौटाला जी को अजय चौटाला जी दुर्योधन कहते हैं, और अभय सिंह चौटाला जी अजय चौटाला जी को रावण कहते हैं। तो आपने तो महाभारत और रामायण की लड़ाई छेड़ रखी है और प्रदेश को, देश को बनाने का काम कर रहे हो, भ्रमित करने का काम कर रहे हो। आप दोनों पार्टियों के पास अभी तक एक भी कैंडिडेट नहीं है जिसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी आपके आसपास जुड़े हुए लोग हैं, आप दोनों पार्टी वो ये कह रहे हैं, बारी से आ रहा हूँ संदीप जी, बारी से आ रहा हूँ, में उतारिए, आ रहा हूँ। वो हताशा की स्थिति में है, वो तो अब अभय सिंह जी कह रहे हैं और अजय सिंह जी भी कह रहे हैं कि अपने परिवार को लड़ाइए या खुद चुनाव में आइए, हम नहीं लड़ते। ये स्थिति है आपकी। रहेगी विकास कामों की बात तो मैं आपको विकास काम गिनवाता हूं, आप नोट करते चलिए। और मैं चैनल से भी निवेदन करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि मैं कल जींद आ रहा हूं और मैं आपको घुमाता हूं जींद के शहरों में, तो मैं आपको बताऊंगा जींद में कितने कार्यक्रम हैं। ठीक है, ये भारत जी अगर यही बात रही तो यही बात रही तो फिर नहीं भारत भूषण जी वो ठीक है, नहीं वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात। अगर आप ये कह रहे हैं भारत भूषण जी, तो
हमारी टीम भी आपको एक अपने साथ ले जाएगी फिर। अरुण जी विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं यही कह रहा हूँ, कौन जनता के बीच में मैं यही कह रहा हूँ भारतभूषण जी, आपने कहा कि कल आप जींद पहुंचेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या विकास हुआ। निश्चित रूप तो से मैं तो ये आने वाले हैं। चलिए, मैं तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं तो इसमें एक कदम और हो जाए, हाँ, जनता के बीच में हम विकास के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। ठीक है, मैं तो एक बात और जोड़ रहा हूँ, मैं एक बात इसमें और जोड़ रहा हूँ कि आप हमारी टीम के साथ भी एक बार चलिएगा, सेक्टर के हालात क्या हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। देखिए, समग्र विकास जींद का नहीं हुआ है। अस्पताल का नाम बता दिया मेरे भाई ने, वो नए अस्पताल जो जींद में बना उसका नाम बता दिया मेरे भाई ने। करुण भंडारी आपके पास आ रहा हूं, अपग्रेड किया उसका नाम बता दिया। आप जाकर देखेंगे जींद के गांवों की गलियों की, जींद के गांवों की सड़कों की आप हालात देखिए। जींद के जो जर्जर हालात स्कूलों के बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल के बने हुए हैं, पशु अस्पताल के बने हुए हैं, उनके ऊपर सुधार कार्य इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किए। और जो रही तो वही तो फिर बात संदीप जी, बात यही तो आ जाती है कि आपका विधायक चुनकर आ जाता है, फिर विकास वो करवा नहीं पाते। आप कहते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं, फिर क्यों चुने जनता बार बार? अरुण जी, लोकतंत्र के अंदर मतदाता ने मतदान देना होता है। उन्होंने ये देखना होता है कि विकास कार्य जिस पार्टी ने कराए तो उस पार्टी के उम्मीदवार को जिताया जाता है। वो नहीं तो आप खुद ही कह रहे हैं कि विकास कार्य तो हुआ नहीं, फिर किस आधार पर? चलिए ठीक है, करुण भंडारी सत्ता का कसूर नहीं था कि उन्होंने पार्टी 15 साल से सत्ता से बाहर है। ये जनता के इसका भी वही तो बात है। फिर आप कहते हैं ना कि अगर सरकार ही नहीं है हमारी, भारतीय जनता पार्टी यही तो बात है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ से कैसे विकास करवाएं? इसीलिए लटका पड़ा है सब कुछ। संदीप जी तभी तो सत्ता से बाहर है। हाँ ठीक है, करुण भंडारी चलिए ठीक है, बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। करुण जी, इनको आपने एक तरफ से पिछलापन की तरफ धकेला है। आपने अगर कुछ किया होता तो 15 साल से अब सत्ता से बाहर तो ना होता। चलिए ठीक है, पार्टी तो चलिए ठीक है, बारी बारी से रूप में आई है। चलिए बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सिर्फ तरुण जी की आवाज सुनेंगे। तरुण जी, कार्य किए थे तभी जनता ने मोहर लगाई। 2 बार अरुण जी, इस पूरी चर्चा में एक बात आईएनएलडी के प्रवक्ता बार बार ये बोल रहे हैं कि जींद में प्रजातंत्र में जो आदमी काम करता है तभी विधायक दोबारा चुन के आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा की बाकी जगह पे अगर इनके 20 विधायक आए तो 70 जगह पे क्या इन्होंने विकास नहीं करवाया था? ये बात ये मानते हैं, बार बार ये विधायक की बात करते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं आपको कि आप अपनी टीम भेजिए, विकास दिखाएंगे जींद का। ये पहला, अगर ये विकास के मुद्दे पे जींद में चुनाव लड़ जाए तो ये इतिहास बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आज तक पूरे देश में कहीं पे भी इन्होंने विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा। कहीं राम मंदिर के नाम पे लड़ा, कहीं गौ के नाम पे लड़ा, कहीं धर्म के आधार पे लड़ा, कहीं जाति के आधार पे लड़ा। और अभी ताजा एग्जाम्पल जो 5 नगर निगम के चुनाव हुए, वहां पे भी जाते जाते इन्होंने इनके मुख्यमंत्री को अपनी जाति बतानी पड़ी और उस जाति की बहुत बड़ी एक ऐड लगवानी पड़ी कि इस जाति का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, और अगर वोट नहीं दोगे तो हमारी जाति का मुख्यमंत्री आगे कभी नहीं बनेगा। और इनके मंत्रियों ने भी विकास किस ढंग से गिनाया। इनके मंत्रियों ने, मनीष ग्रोवर जी ने गन और लोगों को डराने का काम किया। और एक मंत्री जो सीनियर मंत्री है, उन्होंने तो उससे बड़ी बात कह दी कि अगर इससे भी कुछ ज्यादा चाहिए तब भी मैं दूंगा। तो आपको लगता है कि यहाँ भी ऐसे लड़ा जाएगा? आप तो प्रत्याशी तक नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं रहा आज तक और ना आगे रहेगा। आप किस मसले पर हैं? हर देश के हर स्टेट में इन्होंने चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा है। आप किस मसले पर हैं तरुण जी? आप किस मसले, ये ठीक है, आप जो उनको कह रहे हैं वो सारी बातें सामने आ ही जाएंगी, कौन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए क्या समस्या है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान नहीं रहे, या फिर अशोक तंवर के साथ उनका जो हमने नगर निगम चुनाव में देखा था, कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा पार्टी में? क्या ऐसी स्थिति फिर से बन गई है, या यहाँ पर कोई एक कैंडिडेट आ जाएगा पार्टी की तरफ से? अरुण जी, कल आप दोबारा चर्चा करोगे तो कल जब नामांकन हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार भरने जाएगा तो आप जो तथाकथित गुटों की बात करते हो, सभी हमारे नेता उस मंच पे नजर आएंगे। अच्छा। और जब तक जींद का चुनाव रहेगा सभी नेता उस उम्मीदवार की मदद करेंगे और उस उम्मीदवार को जितवा के लाएंगे।
मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, 3 जगह राज्य में चुनाव हुए, मुख्यमंत्री के हमारे दावेदार साथ साथ थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कमलनाथ जी बने तो उन्होंने अब साथ दे रहे हैं उनका। इसी तरह सचिन पायलट थी, अशोक गहलोत का। छत्तीसगढ़ में भी हमारे 7 कैंडिडेट थे। कांग्रेस में हर आदमी अपनी आवाज रख सकता है, परंतु जब हमारा हाईकमान एक डिसीजन दे देता है, उस पर सभी लोग साथ देते हैं। इसी तरह जींद के उपचुनाव में जब भी हमारा उम्मीदवार घोषित होगा, सब लोग उसका साथ देंगे। मतलब नगर निगम चुनाव में ऐसा क्यों नहीं कर पाया? नगर निगम के चुनाव में तरुण जी क्यों नहीं किया आपने ऐसा? आपको खुश होना चाहिए, नहीं तो आप 5-0 से हारते। आपको मतलब तरुण जी ये इसका मतलब आप मानते हैं कि नगर निगम के चुनाव में आपको वोटों की लड़ाई थी? हाँ, फिर तो ये बात हो गई तरुण जी, तरुण जी फिर तो ये साबित हो गया कि फिर तो तरुण जी वो ठीक बात है, वो ठीक तरुण जी, लेकिन एक बात तो इससे साफ हो रही है कि आपने बीजेपी को जिताने के लिए अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, नहीं जानबूझकर ताकि बीजेपी जीत जाए इसलिए कैंडिडेट नहीं उतारे। अरुण जी, कभी कांग्रेस, आप बता दीजिए, कभी हमें नगर निगम का चुनाव चिन्ह पर लड़ाओ तो आप बताइए। वो तो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, एक दूसरे को कोई कुछ समझ नहीं रहा, ये तो पहले भी नहीं हुआ, ये भी तो नहीं हुआ पहले। ये कब हुआ? आप ये बता दीजिए, 5 नगर निगम के अंदर आपके प्रत्याशी कौन से पार्टी की तरफ से, और एक ही कौन कौन से प्रत्याशी थे आप 5 में? की खूबसूरती है, यहाँ हर आदमी अपनी आवाज रख सकता है और हालाकमान जो फैसला करता है वो सबको मंजूर होता है। नहीं, ये क्या खूबसूरती क्या है? इसमें तो फूट दिखाई देती है, आप कहते हैं फूट नहीं है। एक मुखिया एक बात बोल दे और वो सबको, बाकी किसी का मन भी करता हो तब भी ना हो। नहीं तो यहाँ पर भी माथापच्ची इसीलिए चल रही है कि कोई बात समझ आ नहीं रही किसी को। नहीं, अगर हम अपना जिताऊ कैंडिडेट जींद की जनता के लिए देना चाहते हैं या जो जींद की जनता के लिए काम करे तो इसमें माथापच्ची आप करो, तो हम माथापच्ची कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उमर जी मैं आऊंगा आपके पास। संदीप गोयल, हर पार्टी को करने का हक है, अच्छा उम्मीदवार देने का जो जनता का। अच्छा चलिए, एक चीज तो आप तरुण जी आपने बड़ी अच्छी कही कि ये सारे जब नॉमिनेशन होगा तो सब लोग दिखाई देंगे एक स्क्रीन पर। बिल्कुल, कल नामांकन पे आप देख लीजिए अरुण जी, और इसको जरूर दिखाइएगा। चलिए ठीक है, अरुण जी बात कहना, चलिए ठीक है, इसमें छोटी सी बात, चलिए भाजभूषण जी संक्षेप में आप कह दीजिए। संदीप फिर आ रहा हूँ आपके पास, संदीप आ रहा हूँ आपके पास, संदीप आ रहा हूँ। हाँ, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट में स्वयं हुड्डा जी को उतरना पड़े, चाहे सुरजेवाला जी को उतरना पड़े, चाहे किरण चौधरी जी को उतरना पड़े, चाहे अशोक तंवर जी को उतरना पड़े, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका देंगे तो सिर्फ फुटबॉल है। हो सकता है इन नेताओं में से स्वयं किसी को उतरना पड़े, तो जाकर के तो कहीं बात बनती है, वरना आप किसी उम्मीदवार नहीं लाएंगे। चलिए ठीक है, कोई उम्मीदवार ठीक है, ठीक है। संदीप गोयल, संदीप गोयल, देखिए तो तरुण भंडारी जी की बात तो बड़ा लंबा होता है कि ये ऐसे इस हिसाब से बातें कर रहे हैं कि गुटबाजी को लेकर, जैसे इनका हाल पिछली बार दिल्ली के उपचुनाव में इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी, इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त होने का एक मुख्य कारण भी उसका गुटबाजी थी, और वही गुटबाजी आज दिन भर पार्टी के अंदर दिखाई थी। पार्टी के चलिए बार बार से कह लेते हैं वो, ठीक है। तरुण जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। तरुण जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, वो ठीक है, बारी बारी से, ठीक है। हम संदीप जी की आवाज सुनेंगे, ठीक है, ठीक है, हो गया, कोई नहीं, बारी बारी से फिर सवाल आएंगे आपके पास भी, तीखे सवाल आ जाएंगे, फिर आप जवाब देंगे नहीं, आप अभी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, संदीप जी पूरी बात करें, सिर्फ संदीप जी की बात आवाज सुनेंगे। टीम पीसीआर सम्मान रखना होता है, और जो जिस प्रकार से अरुण जी कुछ भविष्यवाणी एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो की गई जिनका ना तो कोई चुनाव चिन्ह है, तो बात करते हमारी पार्टी का लिस्ट के अंदर दिखाई नहीं देगा, वो अपने गिरेबान में तो झांक के देखें कि वो कहाँ पर खड़े हैं, उनका स्टैंड क्या है, उनके जींद के लोगों के लिए क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं, जींद के लोगों के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर संघर्ष किसी ने किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने जीवन काल में जींद की धरती के लिए किया। जींद के लोगों के लिए तो चौधरी देवीलाल जी ने सामाजिक योजनाएं लाए जो हरियाणा के किसानों से और तो जींद के किसानों से जुड़ी हुई थी। हमारी पार्टी का इतना बड़ा विकास कार्य ग्रामीण लोगों को और हरियाणा प्रांत के लोगों को दिया हुआ है, जिसे जींद की जनता आज भी भूल पा रही, जिसमें चौधरी देवीलाल जी के द्वारा सर्वप्रथम बाजरा खरीद की नीति हो। ठीक है, तो आप वही बाजरा की खरीद देखिए अरुण जी, 2-3 बातें हैं। बाजरा खरीद की तयशुदा रेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद नहीं की।
इन्होंने जो धान घोटाला है उसमें 200-250 रुपए पर क्विंटल का गड़बड़ी पे घोटाला किया इन्होंने। तो सेम की समस्या को लेकर विधानसभा के अंदर जब प्रश्न उठाए गए तब जाके इनकी नींद जागी। हमारी पार्टी ने छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों के किसानों का कर्जा माफ करने की मांग की तो ये बिल्कुल मना कर गए, वहां पर सदन के अंदर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। इनकी नीति बिल्कुल भी एक नीति है कि इनको गाँव के लोगों के दुख की समस्या निपटारा नहीं करना, इनको जात पात का जहर घोल के अपनी वोट की राजनीति करनी है। अगर गांव के विकास कार्य इन्होंने किए हुए थे तो आज गांव के लोगों की हालत नहीं होती, गांव का लोग समृद्ध होता। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसान परिवार 30 साल और लोगों से पिछड़ गया है। अगर आप एक नौकरी पेशे वाले से वुमेन इंडेक्स में, प्राइस इंडेक्स में कंपैरिजन करें तो किसान परिवार की आमदनी बहुत नीचे गई है। स्वामीनाथन आयोग ऐसा नहीं कि इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ हो, इसमें हाथ हर किसी का है। कोई चाहे 5 साल रहा हो, कोई 4 साल रहा हो, कोई 10 साल रहा हो या कोई अब पिछले 4.5 साल से हो, कोई पीछे नहीं रहा इस हालत को और ज्यादा खराब करने में। किसी ने जो कोशिशें हर किसी ने अपने स्तर पर की हैं, लेकिन कोशिशें उतने कारगर आज तक नहीं आई हैं। कोई भी एक रिपोर्ट हो किसी के पास भी किसानों के लिए कि हमारी जो नीतियां हैं वो 5 साल में या 4 साल में या 10 साल में उसका ये असर हुआ, कोई असर हुआ ही नहीं उसका। जितने भी नीतियां बनाई हैं सबसे पहले वो असर किसी का हुआ आया नहीं है अभी तक। उत्तर देना चाहूंगा अरुण जी, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन काल में वो मंडियों का दौरा किया जाता था, किसान का एक एक दाना उचित रेट पर जो सरकार तय करती थी उसी रेट के ऊपर खरीदा जाता था। किसान को समस्या नहीं आती थी। अगर किसान के परिवार के अंदर कोई मृत्यु हो जाती थी, देवी रूपक योजना के तहत उनको फाइनेंशियल लाभ दिया जाता था। किसानों के जो बच्चे बेरोजगार होते थे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। हर तरीके से बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी करते हम रहे। हर एंगल से समाज। अरुण जी क्या होता है कि रेगुलेटरी गवर्नमेंट में मैं अगले साहब आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास। ठीक है, देखिए अरुण जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो चोर चोर मौसेरे भाई, इस तरह की बात कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता में जो पाठकथा में सुन रहा था अभी कि एक चोर है जिसकी पता चल गई कि सारी जमीनें हरियाणा की बेच दी, कन्हई घोटालों में वो पहले पकड़े गए, बहुत सारी चीजें सरकार बदली उनकी। 2014 में बहुत जल्दी से एक आरक्षण दे दिया जिससे उस समाज को भी ठगा और हार गए खुद। उसी तरह दूसरी भारतीय जनता पार्टी जिसको पूरे हरियाणा ने इसलिए वोट किया था कि वो शायद हमारे साथ न्याय करेगी जो हरियाणा में भेदभाव रहा है, वो पार्टी कभी पिछड़ा वर्ग की जातियों का वर्गीकरण के लिए कमीशन बैठा देती है, 3 महीने बढ़ाती है, 4 महीने बढ़ाती है, अब 6 महीने बढ़ाती है, इलेक्शन के बाद टला दिया उसको। तो चलाक चोरी जिस तरह बैकवर्ड के साथ हो रही है और विकास की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां वो रोजगार गए, कहां वो 15 लाख रुपए गए, और जब लास्ट में रोजगार, जब विकास पैदा ही नहीं हुआ 4-4.5 साल में, तो आरक्षण गोद ले लिया। और आरक्षण में फिर एक चालाकी कर दी गई है कि आप हेस्ट मैनर में, जल्दी में लिया गया इस तरह का कोई भी डिसीजन जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए जाता है, सुप्रीम कोर्ट के कितने ही जजमेंट, हजारों जजमेंट हैं कि उसको तुरंत खारिज किया जाता है। उसका उदाहरण जाट आरक्षण भी था जो कांग्रेस ने गलत तरीके से दिया, और आज बीजेपी एक जनरल समाज को जिसको जरूरत थी सही से आरक्षण देने की, उसको एक इस तरह का लॉलीपॉप दिया जा रहा है जो कानून में तुरंत खारिज हो जाए। मात्र फायदा ये लेना चाहते हैं कि केस डलेगा, जवाब आएगा, तब तक जनरल इलेक्शन हो जाएगा, बाद में कुछ होता रहो। तो चालाक चोरी, चालाक की चोरी, जो चालाक चोरी करता है जनता देख रही है, जनता देख रही है। जहां तक इनेलो की बात है, देखिए जिसका हेड पार्टी मुख्यालय तिहाड़ जेल हो, जिसके ऐसे रिकॉर्ड रहे हों कि जहां भेदभाव, साक्षात भेदभाव के आरोप तो दुनिया पे लगते हैं, इन पे तो प्रूव हो चुके हैं कि वो जेल काट रहे हैं। तो हमारे बारे में देखिए, आप हमारे बारे में बता देंगे। अभी सुनो, अब मैं जवाब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला ना, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोले, कोई हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं जो फैक्ट है, जो सच्चाई है। क्या आपके मुखिया भेदभाव में नौकरियां देने में, ठीक है, वो बात उस पर घूम जाती है, वो मसला दूसरी तरफ घूम जाता है, फिर वो उसके बारे में फिर वो फरवरी 2016 के जो सारे कच्चा चिट्टा खुलेगा, वो बहुत बड़ा है, उसमें आप भी सहयोगी थे, चिंता न करो। चलिए ठीक है, मैं भारत भूषण जी, आप अपने जवाब जो है तैयार रखे हैं। मैं बिल्कुल आपने इसी मसले पर मैं आ जाऊंगा जो अभी बात तो ओमवीर जी कह रहे थे, जो आप कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा और आप संभाल कर बचा कर रखें। अजय गुलिया भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार अपनी बात पूरी करें, फिर 1-2 सवाल के बाद फिर भारत भूषण जी के पास हम जाएंगे। देखिए अरुण भाई, क्योंकि मुझे लगता है आरक्षण के बारे में बात नहीं, बिल्कुल भी। देखिए आज बात जींद चुनाव की है, चर्चा जींद चुनाव पर हो रही है, जींद चुनाव की बात करेंगे। अभी मैं अपने भाजपा के साथी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई, जो हर जिले का मेडिकल कॉलेज एक बनना था,
वो जींद का कहाँ बना है, उसका क्या नाम है और उसमें कितने बेड की सुविधा आपने दी है, कितना वो बन चुका है, कितना वो चालू है, कितने उसमें मरीज हैं। दूसरी बात मेरे भाई, कितने स्कूलों को नए नहीं खोले, मैं तो पता ही है आपने, ये तो पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, आपने तो बंद किए हैं। मैं कह रहा हूँ कोई स्कूल अपग्रेड करा उसी का नाम बता देना, आपके पास तो फहरिस्त थी, ये तो बहुत छोटी सी चीज पूछी है। एक तीसरी बात, 50,000 एकड़ भूमि जिसके ऊपर पानी भरा था, किसान उसकी स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहे थे, आपने सिर्फ 4,000 एकड़ की करी गिरदावरी। उसके बाद बाकी जमीन पर पानी आज तक खड़ा है, किसानों ने धरने दिए, प्रदर्शन करे, वो पानी अभी तक नहीं निकाला गया, जो किसान की 2 फसलों का नुकसान हुआ है। और जबकि आपने तो, सरकार तो परोपकार के काम के लिए होती है, आपने तो कोई परोपकार किया नहीं, आपने तो व्यापार किया, आपने पैसा लेकर के बीमा भी कराया, फिर भी उन किसानों को लाभ नहीं मिला क्योंकि आपने स्पेशल गिरदावरी नहीं कराई, उसका हर्जाना कौन भरेगा। अब बात शहर की करते हैं, शहर के अंदर आपने कौन कौन सी नई योजनाएं लेकर के आए? क्या जींद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हुआ? नहीं हुआ। क्या जींद की बिजली की समस्या को दूर करने का आपने काम किया? आपने नहीं किया। क्या कोई नया, कोई इस प्रकार का नया कोई फ्लाईओवर जींद के अंदर बन के जो तैयार हो? ये मत कह देना कि पाइपलाइन में, आपका तो सब कुछ ही पाइपलाइन में, हरियाणा प्रदेश की जनता चुनाव में आपको भी पाइपलाइन में भेज देगी। अब एक छोटी सी बात मैं अपने इंडियन नेशनल लोकदल के साथी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था कि क्या मैं भविष्य देखने लगा। मेरे भाई, भविष्य तो मैं नहीं देख पाता, लेकिन ये चीज मुझे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। सुनो एक मिनट, मेरी बात सुन लो, फिर आप अपनी बात कह देना। एक बात मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल मुकाबले में जरूर है, लेकिन मुकाबला है इनका एलएसपी के साथ कि दोनों में आखिरी कौन आएगा। और ये बात आज 8 तारीख है, चलो ठीक है, आज 9 तारीख है अरुण भाई, अरुण भाई आज 9 तारीख है, अरुण भाई आज 9 तारीख है, और मैं 25 तारीख की बात आपके बीच में चलिए ये चैलेंज की बात हो गई ना, ये चैलेंज की बात हो गई, 22 दिन बीच में है, ये चैलेंज की बात हो गई संदीप भाई, ये चैलेंज की बात हो गई, 22 दिन बीच में है, मैं बता देता हूँ संदीप भाई, ये चैलेंज की बात हो गई है। आप लिस्ट पढ़ोगे इनका नाम नहीं होगा, आपको लिस्ट उल्टी करनी पड़ेगी, नीचे से इनका नाम होगा, मुकाबले में है चलिए ये चैलेंज की बात, ये बोलने से चलिए ये चैलेंज की बात हो गई। तो 9 तारीख का चलिए ठीक है 9 तारीख के प्रोग्राम में, 9 तारीख के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी हम रखेंगे और 31 तारीख को फिर चर्चा करेंगे इस क्लिपिंग के साथ में फिर आऊंगा। ये देखिए नहीं, ये बढ़िया, ये अच्छा हो गया, चलिए ये अच्छा हो गया है, चलिए ये अच्छा हो गया, ये बात हो गई, जनता देख रही है कौन आता है, चलिए ये चलिए मुझे लगता है भारत भूषण जी इसमें ये चाहती, पार्टी यही चाहती थी कि आपसी फूट हो जाए तो वोटर भी बट जाए, फायदा पूरा बीजेपी को आ जाएगा, आता दिख रहा है। अरुण जी हाँ चंद शब्दों में ओमवीर जी की बात का और उसके बाद गुलिया जी की बात का उत्तर देना। जरूर ओमवीर जी ने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, क्या राजकुमार सैनी जी का कभी इनेलो से कोई वास्ता रहा है? एक प्रश्न का उत्तर यही मिल गया। दूसरा, आपने कहा कि ओबीसी और दलितों के लिए आयोग का गठन करने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की है। अगर आप उसके विरोध में हैं तो इस मंच पर बोलिए कि आप उसका विरोध करते हैं। तीसरा, इन्होंने आरक्षण, बीच में मत बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, आप बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद आपने कहा कि भाई अब ये आरक्षण की को उन्होंने गोद में बिठा लिया। आरक्षण की बात अगर आप कहते हैं तो संसद में अगर कानून बन जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं है कि उस कानून को वो नॉलेज नहीं है। ऐसा क्या हो गया था ना चुनाव से पहले, ऐसा क्या हो गया था चुनाव से पहले आपको ऐलाना पड़ा, कहीं वोटर तीनों राज्यों में जो हालात हुए उसकी वजह से लेके आए ना। अरुण जी मैं क्लियर कर दूं ये बात, ये हरियाणा की जनता को भी कर दूं, देश की जनता को कर दूं। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 12 जज की बेंच ने ये क्लियर किया था कि हमारे संविधान का कोई भी अमेंडमेंट जुडिशरी द्वारा स्क्रूटनाइज किया जा सकता है। ठीक है, वो उनको बाद से आज तक हर जजमेंट को, हर अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट का राइट है, ये आप अपने दिमाग से निकाल लें और अपने आप को अपडेट कर दें। चलिए ठीक है भारत भूषण जी, बात यहाँ पर अगर आरक्षण की आप कर रहे हैं तो इसमें बड़ी जल्दबाजी की बात पूछी। हाँ वो कॉलेज में आएंगे, वो लगता है कल जब आएंगे, कल जब जीत के नॉमिनेशन करेंगे तो बेड का है वो, नहीं वो ठीक है। एकड़ भूमि की बात मैंने, चलिए एक काम गुले साहब हो सकता है, जेजेपी जनजन पार्टी जो है इस चुनाव में एक नए तरीके से प्रचार कर सकती है, वो कॉलेज ही ढूंढती दिखाई दे, तो वो एक प्रचार का तरीका भी ये भी हो सकता है। चलिए फाइनल कमेंट ले रहे हैं, तरुण भंडारी आपसे शुरुआत कर रहे हैं, फाइनल कमेंट इस पूरी चर्चा पर और इस पूरे विषय पर, और उम्मीद क्या कब तक उम्मीदवार आ जाएगा?
अरुण जी, उम्मीदवार जल्द ही आधे घंटे में आपके घोषित हो जाएगा और कल नामांकन है। नामांकन के वक्त सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो ये पार्टी आज क्योंकि 154 वादे लेके जनता के सामने आई थी और उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर ये 5 भी गिनवा दें आपके चैनल से तो मैं मान लूंगा कि इन्होंने विकास किया है। इन्होंने हर वर्ग को ठगाया। हर वर्ग वो 5 उन्होंने भारत भूषण जी ने गिन के रखे हुए हैं, वो फिर गिनवा देते हैं। 154 में घोषणा पत्र दिखाऊंगा आपको, उसमें 5 तो गिनवा देते हैं। और दूसरी बात दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनेलो जो बात कर रहे थे विकास की, ये तो अपना परिवार नहीं बचा पाया, आज 2 फाड़ हो गए और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है आज जीत में। एक तो भारत इनेलो के प्रवक्ता बीच में बोलने का काम जरूर करते हैं, हर प्रवक्ता के बीच में बोलते हैं। ये इनको जब वक्त मिलता है तो ये बीच में क्यों बोलते हैं? सुनने का मौका रखना चलिए ठीक है, संक्षेप में बात खत्म करिए, फाइनल कमेंट है। राजनीतिक धरातल से खत्म हो चुके हो। आपका जो अभी आपके भाई है वो कह रहे हैं कि आपको उल्टी लिस्ट करके देखना पड़ेगा। आप इतने बुखलाए नहीं, आप दूसरों की बात सुनने का मादा रखें। चलिए ठीक है, संक्षेप में खत्म कर दीजिए, 10 सेकंड और है आपके पास, संक्षेप में खत्म कर दीजिए। कांग्रेस एकमात्र विकल्प है और कांग्रेस जींद का उपचुनाव भारी मतों से जीते। चलिए संदीप गोयल फाइनल कमेंट। संदीप गोयल फाइनल कमेंट। गोयल साहब, देखिए अरुण जी, जींद की धरती, जींद के मतदाता केवल उसी को वोट देंगे जिन्होंने जींद के लोगों के लिए संघर्ष किया है, जींद के लोगों के लिए काम किया, अग्रणीय रही हैं, जींद के सुख दुख में आगे रहे हैं। और जींद के लोगों को एक स्पष्ट जो कार्यकाल जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय दिया, उनकी आज भी जहन में है। उस समय जो विकास कार्य किया गए थे, वो गाँव की सड़क योजना हो, गरीबियों पक्के हो, स्कूलों को बनाने का काम हो। ठीक है, संक्षेप में खत्म कर दीजिए बात। ओमवीर जी फाइनल कमेंट संक्षेप में एकदम। देखिए, बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि इनेलो और कांग्रेस ने इतने लंबे अरसे तक हरियाणा में भेदभाव किया हरियाणा की जनता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और सम्मान देने में टोटली फेल रही, कमजोर सरकार रही। उसका बदला लेने के लिए एक अल्टरनेट के रूप में एलएसपी को समय हो रहा है। तरुण जी, बड़े मुहूर्त के साथ जनता जिताएगी। चलिए फाइनल कमेंट है अजय गुलिया साहब। देखिए अरुण भाई, जन पार्टी का वो उम्मीदवार होगा जो जींद की जनता जिसे चाहेगी और वो जींद की जनता को चाहेगा, और स्वयं जींद की जनता उसको पलकों पे बैठा करके उसको चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुंचाने का काम। तरुण जी 10 सेकंड आपके पास, अगर बोलना चाहें। राजकुमार सैनी जी के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भेदभाव किया। उस टाइम राजकुमार सैनी जी कांग्रेस में थे और आज भारतीय जनता पार्टी के तो मतलब बारी से हर जगह किया। आप भी चलिए इतनी राजनीति न करिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा के लिए। आप लोग जुड़े, अपना अपना पक्ष आपने रखा है इस चर्चा में। अब जींद का जागीरदार कौन होगा, सभी लोग अपना अपना कैंडिडेट सामने ले आएंगे। 2 पार्टियां तो ले ही आई, अब बाकी की पार्टियों का भी इंतजार है। आज रात या कल सुबह तक उनके कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, कल नॉमिनेशन करेंगे। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो दावा है कि सभी लोग एक मंच पर दिखाई देंगे, चलिए ये तस्वीर भी अच्छी बन सकती है अगर वो दिखाई दें। तो फिलहाल दीजिए।